मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के किताब समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली इकाई का पहला कंटेंट प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा और उसकी विशेषता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे। पेपर का नाम है हमारा, क्लास आपकी बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। पेपर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, समकालीन भारत एवं शिक्षा, ये आपके प्रश्न पत्र का नाम है। इसमें फर्स्ट इकाई का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर क्या है? प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा एवं विशेषता। प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा एवं विशेषता। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे थे। शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से हम बात करेंगे। व्यक्तिगत विकास दृष्टि, उसके बाद वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि। उसके बाद हम परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे। परिभाषाओं का विश्लेषण, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य बात करते हैं हम शिक्षा की प्रकृति के बारे में। तो व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो टीपी नन के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। व्यक्तित्व के, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका पूर्ण विकास ही शिक्षा है, जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार मानव जीवन में योगदान दे सके। ये टीपी नन का मानना है। तो व्यक्तिगत, आप इसको चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पर, टीपी नन के अनुसार टीपी नन के अनुसार क्या है? शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, पूर्ण विकास है, जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार, जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार मानव जीवन में योगदान दे सके, मानव जीवन में योगदान दे सके। अब टीपी नन का यह मानना है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास शिक्षा है, जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार
समाज में, राष्ट्र में, मानव जीवन में, मानव कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ऐसा व्यक्तित्व होता है उसके, ऐसे कार्य होते हैं जिस वजह से वो अपना समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो वो एक काम करती है सिर्फ शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति है तो समाज में ऑब्वियसली हर किसी की सहायता करेगा, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगा, उत्कर्ष के लिए कार्य करेगा। तो समाज के मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए उसका एक महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो क्षमता के अनुसार दे सकते हैं। और शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते हैं। कौन मानते हैं? पीपी नन मानते हैं। परिभाषा लिख दीजिए इसकी। उसके बाद अगली बात करते हैं हर्बर्टसन के अनुसार। पीपी नन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन का मानना है शिक्षा का नैतिक चरित्र का उचित विकास है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यानी कि हमारे नियम क्या है, हमारे खुद की आइडेंटिटी क्या है, हमारे नैतिक चरित्र क्या है, उसका एक बहुमूल्य, एक अपना कह सकते हैं कि अमूल्य, बहुमूल्य क्या अमूल्य, हमारे नैतिक संस्कार, नैतिक आचरण, लोगों के प्रति हमारी भावना कैसी है, वो भावना अगर हमें उजागर करती, भावना हमें प्रदर्शित करती है, तो वो उसका काम है वो सिर्फ हमारी शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। शिक्षित व्यक्ति होता है वो, उसकी नैतिक भावना, उसकी नैतिक चरित्र, उसके नैतिक मूल्य जो होते हैं वो उच्च स्तर पर होते हैं। तो हर्बर्टसन का मानना है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। इसको भी लिख दीजिए। आगे हम बात करते हैं वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि से। ये हर्बर्टसन के अनुसार हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि से। तो वातावरण के साथ अनुकूलन की दृष्टि से H.H. हॉर्न के अनुसार एक विद्वान हुए हैं H.H. हॉर्न हुए हैं। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति, समाज और विश्व के चरम स्वरूप के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति, समाज और विश्व के चरम स्वरूप के साथ, अनुकूलन स्थापित करता है। मैंने बताया था शुरू की कुछ विद्वान हुए हैं हमारे, उन्होंने बताया परिभाषाओं के संदर्भ में कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति, समाज और विश्व के चरम स्वरूप के साथ प्रकृति, समाज और विश्व के चरम स्वरूप यानी कि उत्कर्ष, मैंने बताया था पूर्व शुरू भाषा में, उत्कर्ष पर पहुंचने का काम जो करती है वो शिक्षा करती है। और उसके साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट, समाज, राष्ट्र, जहां वातावरण में हम जाने के बाद अपने आप को अनुकूलित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो वो हमें शिक्षा के माध्यम से आ सकता है। इसीलिए कहा गया वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि से शिक्षा की प्रकृति है, शिक्षा का स्वरूप है, शिक्षा का स्वभाव है, क्या ये। तो H.H. हॉर्न मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति, समाज और विश्व के चरम स्वरूप के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। इसको भी लिख लीजिए। आगे हम और बात करते हैं जॉन डीरी के अनुसार, वातावरण में ही जॉन डीरी के अनुसार हम बात करते हैं शिक्षा
ये शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने अपनी क्या डेफिनेशन दी है? जॉन डीवी, जाने माने शिक्षाविद जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है, आंतरिक शक्तियों का विकास है, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके, तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। इसीलिए तो वातावरण को पूर्ण करने की दृष्टि से जॉन डीवी का ये वक्तव्य आया है, परिभाषा दी। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके, कंट्रोल रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। यानी कि उसकी जो संभावना है, उसकी एक प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन को वो पूरा कर सके, वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसको भी आप लिख लीजिए। अब परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो परिभाषाओं का एनालिसिस करें हम डेफिनेशन के रूप में, तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा चलता रहने वाला प्रोसेस है। दूसरा, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसी एक ही नहीं बहुआयामी है, कह सकते हैं इसको। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जन्मजात शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। जन्मजात जो शक्तियां हैं, शक्तियों का डेवलपमेंट होना, हमारी जो रुचियां हैं, हमारी क्षमताएं और क्षमताओं का विकास होना ही शिक्षा है। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। उसी अनुसार आगे हम स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सके। चरित्र का निर्माण, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी आप लिख लीजिए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा के कार्य में पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद इन्होंने क्या बताया है कि हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सके, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सके। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है
बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हाँ, ये बताया है। समझिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बात समझते इसको। हाँ, स्वामी विवेकानंद हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। वो बताते हैं कि हमें एक हायर उच्च स्तरीय शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सके, क्योंकि चरित्र व्यक्ति का निष्कलंक हो जाता है, चरित्र के गिर जाता है, तो उसका चरित्र का निर्माण करना शिक्षा की एक अहम आवश्यकता होगी। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यानी कि अगर चरित्र का निर्माण होता है तो मस्तिष्क की, हमारे माइंड की जो पावर्स है, इम्यूनिटी है वो बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी शिक्षा की अलग परिभाषा दी है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर उन्होंने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। अब ये महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर मानते हैं कि शिक्षा जो है वो एक तरीके से व्यक्ति की स्पिरिचुअल, उसकी बौद्धिक, उसके वातावरण को एक तरीके से बहुत प्रस्फुटित करना, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, आध्यात्मिक धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण होना, उसका एक फ्लो होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, वो एक विकास होता है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना है कि आध्यात्मिक विकास के माध्यम से शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति हो सकती है। अगला है गांधी जी। अब गांधी जी का मानना है कि शिक्षा की प्रकृति को मानवता से संबंधित माना है। इन्होंने माना है, गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी क्या क्या कहना है कि शिक्षा की प्रकृति को मानवता से संबंधित माना है। शिक्षा की प्रकृति को मानवता के साथ, मानवता से संबंधित माना है। मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता से संबंधित माना है। शिक्षा की प्रकृति जो होती है वो मानवता से संबंधित होती है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है शिक्षा को आध्यात्मिक विकास है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना क्या है? शिक्षा का आध्यात्मिक विकास। लेकिन गांधी जी का मानवता, ह्यूमैनिटी, मानव कल्याण, मानव की लोगों को, देखो आपको याद होगा कि स्वतंत्रता संग्राम था तो उन्होंने अपने तन पर कपड़े नहीं पहने और समाज को, अपने राष्ट्रवासियों को, देशवासियों को कपड़े पहनने का आह्वान किया था। खुद पैदल चलते थे और लोगों को भी, मतलब उन्होंने स्वावलंबन की शिक्षा पर बल दिया है। गांधी अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको।
तो शिक्षा तो गांधी जी ने शिक्षा की प्रकृति को मानवता से संबंधित माना है। इसमें हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं एक लाइन में कि मानवीय कल्याण, मानवीय उद्देश्य, मानवीय उत्कृष्ट की बात जो है वो गांधी जी ने कही है शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने क्या माना? मानवता का विकास, मानवता का कल्याण। इसलिए तो कहा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम से, वो ऐसा चीज बताई गई है कि मानवता का विकास हो। उन्होंने न तो हिंदू मुस्लिम सबको एक समान बंधुत्व की भावना से माना है, इस वजह से मानवता का संबंध उन्होंने माना है। अब पढ़ेंगे हम शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन आप समझते हो, इसको लिखते भी रहिए जिससे आपका नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। हाँ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिक्षा के 4 कार्य हैं मुख्य रूप से। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को खेद करके उसका चारित्रिक निर्माण करती है। अभी हमने जितनी भी परिभाषा थी उसमें एक बात सामने आकर आई है कि उसका चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास कैसे हो, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। अतः शिक्षा के कार्य निम्नलिखित बिंदुओं में विभक्त किए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत कार्य, 4 कार्य बताए गए हैं। पहला व्यक्तिगत कार्य, इंडिविजुअल फंक्शन। दूसरा सामाजिक कार्य, तीसरा राष्ट्रीय कार्य और चौथा वातावरण संबंधी कार्य। तो व्यक्तिगत कार्य को हम बात करते हैं तो उसमें सब पॉइंट्स हैं व्यक्तिगत कार्यों में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है व्यक्तिगत कार्य में हम लिखेंगे आंतरिक शक्तियों का विकास। आंतरिक शक्तियों का विकास। अब आंतरिक शक्तियों का विकास किससे? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का समुचित विकास करती है। मनुष्य की अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसका विकास करने का काम जो है वो शिक्षा करती है। जिससे कि एक शिक्षक के प्रति, शिक्षक में जैसे कि आप में कोई इंटरेस्ट है, आपकी खेल की भावना है, आप में सिलाई मशीन की भावना है, आप में कुछ सृजनात्मक भावना है, तो उसको एक्सपोज, उजागर करने का काम करती है वो शिक्षा करती है। जैसे कि मैं शिक्षा के तत्वों को जानता हूँ, मुझे शिक्षा पढ़ाना और पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने शिक्षण व्यवसाय को अपनाया है। इस वजह से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो व्यापार में अपना मुनाफा कमाने के, उन्होंने व्यापारिक शिक्षा ग्रहण की होगी। तो ये एक व्यक्तिगत कार्य बताए गए, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, समाज के अपने अंदर से छुपी हुई जो शक्ति है उसको एक्सपोज करना, आंतरिक शक्तियों का विकास कहलाता है, जिससे वह अपनी कल्पना, तर्क अथवा जिज्ञासा द्वारा समाज एवं राष्ट्र के विकास में नवीन योगदान दे सके। शिक्षा द्वारा उसकी आंतरिक शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। तो ये हो गया आंतरिक शक्तियों का विकास। दूसरी हम बात करते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास में हम बात करें तो शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक आदि। यानी कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक और आध्यात्मिक, यानी कि सभी आयामों को, सभी तरीके के आयामों को लेकर एक तरीके से जो विकास होता है वो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास माना जाता है। थर्ड है भावी जीवन हेतु तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ। भावी जीवन हेतु तैयारी, भावी जीवन हेतु तैयारी। भावी जीवन हेतु तैयारी में हम बात करें, शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसके प्रत्येक क्षेत्र को सक्षम बनाती है। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसके प्रत्येक क्षेत्र को सक्षम बनाती है। इसे व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन सुख में सदा आनंदमय व्यतीत होता है। यानी कि अगर उसका एक तरीके से भावी जीवन की तैयारी के लिए अगर हम बेहतर तैयारी करते हैं, अपने भावी जीवन के लिए आदर्शिता तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पारिवारिक सुख में सदा आनंदमय रहता है। यानी कि परिवार, अगर आपने
जैसे कि प्राचीन समय में ये बताया जाता था कि 25 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का ब्रह्मचर्य का पालन करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जब होता था तो वो पारिवारिक सुख का आनंद की अनुभूति करता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो 25 वर्षों में ये सीख लेता था कि मुझे समाज के लिए कैसे तैयार होना है, समाज भावी जीवन की तैयारी, भावी जीवन के लिए वो अपनी तैयारी को कैसे रखता है, ये चीज है। तो भावी जीवन की तैयारी के लिए शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बनाती है और उसे व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन में सुख, सदा आनंद में व्यतीत होता है। अब हम चौथी बात करेंगे शिक्षा का चौथा व्यक्तिगत कार्य में चौथा, नैतिक उत्थान, मॉरल अपलिफ्टिंग, नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान की बात करें, चरित्र को उचित स्थान दिया जाता है, शिक्षित के अच्छे बुरे कार्य में आसानी से बात कर लेता है, फलस्वरूप बुरी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करता है और दूसरों को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। अतः व्यक्तिगत क्षेत्र में शिक्षा व्यक्ति के नैतिक विकास में योगदान देती है, यानी कि चरित्र को उचित स्थान दिया जाता है, शिक्षित के अच्छे बुरे कार्य में आसानी से बात करता है, फलस्वरूप बुरी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करता है और दूसरों को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। अतः व्यक्तिगत क्षेत्र में शिक्षा व्यक्ति के नैतिक विकास में योगदान देती है। नंबर 5 हम बात करते हैं मानवीय गुणों का विकास। नंबर 5 जो है मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुणों का विकास की हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, शिक्षा के द्वारा ग्रह, द्वेष, क्रोध से छुटकारा मिल जाता है तथा सद्भावना, प्रेम, सहकारिता, दया आदि का विकास होता है। यानी कि मानवीय गुणों का विकास हम बात करें तो शिक्षा के द्वारा ग्रह, द्वेष, क्रोध से छुटकारा मिल जाता है तथा सद्भावना, प्रेम, सहकारिता, दया आदि का विकास होता है। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसमें एक तरीके से ग्रह, कलश है, द्वेष है, क्रोध है, उससे छुटकारा मिलता है और प्रेम, सौहार्द की भावना का विकास होता है। ये तो हो गया शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के सामाजिक कार्य। ये तो हो गया व्यक्तिगत कार्य। अब नंबर 2 हम बात करेंगे व्यक्तिगत शिक्षा के कार्य में सामाजिक कार्य। नंबर 2 शिक्षा के सामाजिक कार्य। शिक्षा के सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में हम बात करें तो पहला है सामाजिक नियमों का ज्ञान। सामाजिक नियमों का ज्ञान। सामाजिक नियमों का ज्ञान। सामाजिक नियमों के ज्ञान की बात करें तो सामाजिक नियम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरिस्टो ने बताया मनुष्य कैसा प्राणी, सामाजिक प्राणी। समाज के बिना या तो वो पशु है या फिर वो स्वयं भगवान है, देवता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अतः मानव के लिए आवश्यक है कि वो सामाजिक नियमों की जानकारी रखे जिससे समाज में उसका सम्मान हो सके। यह शिक्षा द्वारा ही संभव हो। मनुष्य को समाज की जो नीतियां हैं, समाज के जो नियम हैं, समाज के जो कायदे हैं, कानून हैं, उससे अभिभूत होना चाहिए, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। नियम क्या बोल रहे हैं, हमारे क्या रीति रिवाज, संस्कार है, रस्म है, क्या व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसको रूबरू होना चाहिए। समाज के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, समाज के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो समाज में एक अपनी उत्कृष्ट भूमिका अपनी शिक्षा के माध्यम से निभा सकता है। और शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के माध्यम से वो चीजों को जान सकता है, शिक्षा के माध्यम के द्वारा अपने आप को वो प्रस्फुटित कर सकता है। आगे बात करते हैं हम बी, प्राचीन साहित्य का ज्ञान। समाज में सामाजिक शिक्षा के बारे में बात करें तो प्राचीन साहित्य का ज्ञान। प्राचीन साहित्य का ज्ञान। प्राचीन साहित्य के ज्ञान की बात करें तो नॉलेज ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। शिक्षा के माध्यम से होने वाला प्राचीन साहित्य का ज्ञान हमें समाज की पिछली तस्वीर से अवगत कराता है। समाज में जो हमारे साहित्य स्रोत में लिखा हुआ है किस तरीके से क्या व्यवस्था रही होगी, तो
पिछली तस्वीर जो उससे अवगत कराता है और बताता है कि आज का समाज किस प्रकृति का है। भूत और वर्तमान के आधार पर हम भविष्य की कल्पना आसानी से कर सकते हैं और इस ज्ञान के आधार पर अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि अच्छे समाज का निर्माण हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही करना पड़ता है। समाज की किस तरीके से नियम कानून बने हुए उसके आधार पर हम उसका विकास कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुरीतियों के निर्माण में सहायक। सी, कुरीतियों के निवारण में सहायक। कुरीतियों के निवारण में सहायक। कुरीतियों के निर्माण में सहायक। हेल्प इज द प्रिवेंशन ऑफ इलिंग्स। शिक्षा समाज में कुरीतियों के उन्मूलन का महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षित व्यक्ति को रोगियों का विरोध करता है तथा समाज में अच्छी परंपराओं के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराकर उसके प्रति क्रांति लाई जा सकती है, जैसे जाति प्रथा, प्रदेशवाद, बाल विवाह आदि। यानी कि शिक्षा समाज में कुरीतियों के उन्मूलन का महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षित व्यक्ति को रोगियों का विरोध करता है और समाज में अच्छी परंपराओं के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराकर उसके प्रति क्रांति लाई जा सकती है, परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कुरीतियां जो है समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, उस बुराइयों को अंत करने के माध्यम से शिक्षा कर सकती है। डी है सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास और डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेंटिमेंट। व्यक्ति ने समाज के पृथक रह सकता है और नहीं किया जा सकता है और उसमें प्रेम, परोपकार, दया और भाईचारे की सामाजिक भावनाएं विकसित होनी चाहिए। सामाजिक भावना का विकास शिक्षा के माध्यम से सार्थक रूप में से किया जा सकता है, जिससे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि एच गार्डन ने लिखा है कि शिक्षक को ये जानना आवश्यक है कि वो सामाजिक प्रक्रियाओं को उन व्यक्तियों को समझाने की दिशा में कार्य करे जो उसे समझने में असमर्थ है, यानी कि जो असमझदार है उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है। फिफ्थ है सामाजिक उन्नति में सहायक। सामाजिक उन्नति में सहायक। सामाजिक उन्नति में सहायक हेल्पफुल ऑफ सोशल ऑब्वियस कैसे उस पर हम बात करें तो शिक्षा सामाजिक प्रक्रियाओं तथ्यों को लेखा जोखा साहित्य के रूप में रखती है एवं अगली पीढ़ी तक उसकी कमियों को समझकर दूर करने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव के व्यवहार मानव से लेकर अत्यंत आधुनिक अवस्था तक प्रगति होती है। आगे हम बात करते हैं छठा, सभी धर्मों का विकास में उदार दृष्टिकोण। सभी धर्मों के विकास में उदार दृष्टिकोण। सभी धर्मों के विकास में उदार दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो समाज में उनके वाद विवाद धर्मों के कारण होते हैं। यदि निष्पक्ष भावना से देखा जाए तो कोई भी धर्म दूषित विचारों को स्थान नहीं देता। शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन इस समस्या को दूर कर सकता है। यानी कि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो समाज के अनेक वाद विवाद धर्मों के कारण होते हैं, जिसमें निष्पक्ष भावना से देखा जाए तो कोई भी धर्म दूषित विचारों का स्थान नहीं रहता। शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन इस समस्या को दूर कर सकता है। थर्ड हम बात करते हैं शिक्षा के सामाजिक कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे थर्ड, आप इसको लिखते भी चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य। शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य। शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य पहला है भावात्मक कार्य। भावात्मक कार्य। अब भावात्मक कार्य की बात करें
तो धर्म, जाति, राज्य, भाषा, रीति रिवाज और पहनावा को देखते हुए भारत में अनेक भिन्नता पाई जाती है। हम अपने धर्म को अच्छा और दूसरों को धर्म को बुरा समझते हैं। यही कारण है कि आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इसके निवारण का उपाय शिक्षा है, जो विभिन्न धर्मों और मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को समझा सकती है। दूसरा है कुशल नागरिक, बी कुशल नागरिक, सी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, बी सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित, पांचवा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, छठा अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। ये जो है वो शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य है। अब वातावरण संबंधी कार्य लास्ट बात करते हैं हम, शिक्षा के वातावरण संबंधी कार्य। चौथा वातावरण संबंधी कार्य, उसमें हम बात करेंगे, पहला तो है वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन, और दूसरा है वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन। वातावरण के साथ समायोजन और वातावरण में परिवर्तन दोनों ही अगर चीजें होती हैं तो वो मात्र एक कारण है शिक्षा। विद्यार्थियों, शिक्षा के कार्य में हम इतना ही बात करेंगे आज। एलबीएस गोंधरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।